CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 25 पहला प्रश्न एक निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन 1 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कथन 2 इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई। कथन 3 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा ने की। ए कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं। B कथन 1, 2, 3 सभी गलत हैं। C कथन 1, 2 सही है किंतु कथन 3 गलत हैं। D कथन 1, 2 गलत है किंतु कथन 3 सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है C कथन 1 सही है क्योंकि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता अब कोलकाता में हुआ था और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कथन 2 भी सही है क्योंकि 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी, नरमपंथी और चरमपंथी। कथन 3 गलत है क्योंकि 1916 में कांग्रेस के दोनों गुटों का विलय हुआ था, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता NG चंद्रा ने की, न कि SP सिन्हा ने। अगला प्रश्न 2 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। कथन 2 सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। कथन 3 1900 से 1940 के बीच 40 सालों का दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई। ए कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं। B केवल कथन 1 सही है। C केवल कथन 2 सही है। D केवल कथन 3 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है C कथन 1 गलत है क्योंकि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1871 में नहीं बल्कि 1871 के बाद 1881 में किया गया। कथन 2 सही है क्योंकि 1881 में जनगणना को नियमित दशकीय व्यवस्था के रूप में अपनाया गया। कथन 3 गलत है क्योंकि 1900 से 1940 के बीच शहरी आबादी का प्रतिशत 10% से बढ़कर 18% नहीं हुआ। वास्तव में शहरी आबादी में वृद्धि हुई, लेकिन यह प्रतिशत 1940 तक 11% के आसपास था। अगला प्रश्न 3 राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। कथन 1 जस्टिस फजल अली KM पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। कथन 2 आयोग में बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। कथन 3 संसद के पास पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1, 2 और 3। B 1 और 2। C केवल 1। D 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D कथन 1 सही है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जस्टिस फजल अली अध्यक्ष KM पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू के सदस्य थे। कथन 2 गलत है क्योंकि आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर करने की सिफारिश की थी। कथन 3 सही है क्योंकि पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न 4 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कथन 1 वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। कथन 2 वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। कथन 3 उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी केवल 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कथन 1 सही है क्योंकि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। कथन 2 भी सही है क्योंकि वे सबसे लंबी अवधि 7 साल 332 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। कथन 3 भी सही है क्योंकि उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा 1978 में की गई थी। इस प्रकार सभी 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न 5 सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए राजेंद्र मल्लोड़ा, बी एस राजेंद्र बाबू, सी गोपाल बल्लभ पटनायक, डी कमल नारायण सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत के सबसे कम अवधि तक मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। वे केवल 17 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, जो कि अब तक का सबसे कम समय है। उनका कार्यकाल 1967 में हुआ था। अन्य विकल्पों में राजेंद्र मल्लोड़ा, एस राजेंद्र बाबू और गोपाल बल्लभ पटनायक का कार्यकाल ज्यादा था। अगला प्रश्न 6 44वें संविधान संशोधन के संबंध के क्या सही नहीं है? ए यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। बी इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। सी इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। डी इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकते। इस संशोधन ने 42वें संविधान संशोधन में किए गए कुछ बदलावों को पलट दिया, जैसे आपातकाल के अधिकारों में बदलाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा। लेकिन कथन डी गलत है क्योंकि इस संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न 7 यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। 2 इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। 3 यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कथन 2 सही है क्योंकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के दौरान राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। कथन 3 भी सही है यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते समय त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद का कार्यभार सौंपा जाता है। कथन 1 गलत है क्योंकि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं तो वे राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न 8 विधेयक पारित करने पर लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है? 1 संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। 2 किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। 3 संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति कोरम होनी चाहिए। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कथन 1 गलत है क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयक के लिए है, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं। कथन 2 गलत है
क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता कर सकता है यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि संयुक्त सभा के लिए कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, न कि 1/6, 1/6। अगला प्रश्न। 9 निम्न में से किस राज्य से लोकसभा को सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ए. उत्तर प्रदेश, बी. ओडिशा, सी. झारखंड, डी. मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मध्य प्रदेश राज्य से लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति सेंट के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जो किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हैं। यह राज्य जनजातीय आबादी में उच्च प्रतिशत के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के मामले में सबसे आगे है। अन्य विकल्पों की तुलना में मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न। 10 निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? ए. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, बी. शहरी विकास संबंधी समिति, सी. श्रम संबंधी समिति, डी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। इस प्रश्न का उत्तर है डी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति राज्यसभा के अधीन आती है, जबकि अन्य सभी समितियां लोकसभा के अधीन आती हैं। यह समिति राज्यसभा की स्थायी समिति है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है। अन्य विकल्पों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति सभी लोकसभा के अधीन कार्य करती हैं।